तो नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हमारे तरफ आ गए हैं, आज हम लोग मिलने आए हैं कांग्रेस के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष से। तो माननीय राजपत जी हमारे सामने हैं, हम इनसे जनता का कुछ सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले हम इनसे पूछना चाहेंगे, आपकी कांग्रेस को लेके आपकी जर्नी क्या है? कांग्रेस को लेकर सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, बधाई करता हूँ कि आप इतना अच्छा काम की शुरुआत की, हमारे परिवार का, हमारे घर का, हमारे पड़ोस का, और एक संबंध है हमारे आपका घर का, और आपने एक नई शुरुआत की, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। आप तरक्की करिए, आपका चैनल तरक्की करे और लल्लन टॉप से आगे जाए। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब से रही शुरुआत की बात, कांग्रेस की शुरुआत में एक्चुअली हमारा पूरा परिवार ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। एक कांग्रेस की विचारधारा थी। मेरे पापा पिताजी इंदिरा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे, इंदिरा गांधी को बहुत मानते थे और नेहरू जी को मानते थे। उस समय से कांग्रेस से जुड़े हैं और 89 में सितंबर में मैं यूथ कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष बना। अच्छा, आप 89 में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे? हाँ, वार्ड अध्यक्ष था। वार्ड वार्ड अध्यक्ष नंबर थे। 120 का मैं वार्ड अध्यक्ष बना। ओके। उसके बाद 93 में मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना यूथ कांग्रेस का। 93 में? 93 में। फिर उसके बाद चलते रहा जर्नी। फिर यूथ कांग्रेस का मुंबई में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बना, संगठन मंत्री। फिर 98-99 में राम पंडागले जी जिला अध्यक्ष बने और उनके साथ पूरे उत्तर मुंबई में 7 जनरल सेक्रेटरी थे, उसमें एक मैं था उनके। अच्छा, 7 जनरल सेक्रेटरी में से एक आप थे? मैं था और वो काम की हम लोग शुरुआत की। इस तरीके से हम चलते आए। 2005 में फिर मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना। 2002 में टिकट मांगा था, किसी कारण बस नहीं मिला और जो दिलाने वक्त वो नहीं है, मैं तो उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि 2002 में मुझे काफ़ी होप था कि महानगर पालिका का टिकट मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। जो मुझे दिलाने के बाद जो मेरे साथ मेरी पैरवी करता था, वो बोला कि अब मैं लड़ूंगा। अच्छा। तुम बात छोड़। तो हमारे वरिष्ठ नेता, मैंने उनको कहा कि भाई मुझे लड़ना है, मुझे और कहीं बताया गया कि वहां से जाके लड़ो। मैं बोला मैं चुनाव नहीं। अच्छा। मतलब कोई मतलब नहीं ना, महानगर वो जो आपका क्षेत्र नहीं था, उस दूसरे क्षेत्र में आपको भेजा जा रहा था। तो कोई मतलब नहीं, लोग नहीं पहचानेंगे, लोग नहीं जानेंगे। हाँ। 2002 उस तरीके से गया। फिर 2005 में मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना। उस समय 4 वार्ड थे, पूरे कांदिवली लिस्ट का मैं ब्लॉक अध्यक्ष था। आज समझिए कितने वार्ड हो गए, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 प्लस 39 और 38 का भी ब्लॉक अध्यक्ष था। हाँ। बाद में विधानसभा नॉर्थ वेस्ट में चला गया। तो 2009 में तो वहाँ तक मैं ब्लॉक अध्यक्ष था। फिर 2007 में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे, तो जिस वार्ड से इच्छा थी वो वार्ड लेडीज हो गया। हाँ। तो लेडीज हो गया तो शांत बैठा रहा। तो हमारे दोस्त साथी और खास करके मैं आज याद करूँगा जया भाई को, जो अब नहीं रहे, क्योंकि मेरे अच्छे वेल विशर रहे और अच्छा सपोर्टर रहे। तो उन्होंने बोला तो क्या करेगा? तो मैं बोला अभी लेडीज हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। हाँ। तो बोले तेरी वाइफ को लड़ा। मैं बोला वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी, क्योंकि अजंता जी की क्लिनिक खूब अच्छी चल रही थी। मतलब 1:30-2 बजे शुरू करती थी, रात को 11 बजे तक उनकी क्लिनिक। अच्छा, उनका एक व्यवसाय चल रहा था। क्लिनिक बहुत अच्छी चल रही थी। तो कुछ दिन के बाद, उस समय मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर में 2007 में चुनाव डिक्लेयर हो चुका था। हाँ। वार्ड का परसिमन डिक्लेयर हो चुका था अगस्त सितंबर तक। तो नहीं तैयार हुई, तो कुछ लोग समझाए उमझाए तो तैयार हुई, तो फिर पप्पा नहीं तैयार हुए। हाँ। फिर जया भाई और मेरे जो शुभचिंतक थे सभी लोग, भैया धनुधारी भैया, राजेंद्र भाई, सभी लोग समझाए तो तैयारी की। 2006 में नवंबर में एक बहुत बड़ी सभा वहाँ पे लिए क्रांति नगर रिक्शा स्टैंड में, जिसमें कामत साहब स्वतः आए थे और एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। तो सभा से एजेंडा को प्रोजेक्ट करके फिर वहाँ से शुरुआत की। फिर मेरे राजनीतिक गुरु राम पंडा जी, और मैं जो कुछ भी सीखा हूँ उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले जब घर के लोग ठीक हो गए तो उनसे पूछने गया, तो मुझे बोले
क्या परिवार होगा, तू लड़ना? बोला मैं कहाँ लड़ सकता हूँ, सीट ही नहीं है तो लड़ने की कोई बात ही नहीं है। मैं बोला आपके पास भारती पंडागले जी 97 में नगर सेविका का चुनाव लड़ी थी, करीब 15,000 के मार्जिन से चुन के गई थी, 2002 का चुनाव हार गई। मैं बोला कि आपके परिवार से तो कोई लड़ेगा नहीं? बोले नहीं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि राष्ट्रवादी हमारी युति टूट गई तो भारती पंडागले और अजंता जी आमने सामने। लेकिन हमारे रिश्ते कभी खराब नहीं हुए, जो गुरु और शिष्य का रिश्ता रहा हमेशा एक अच्छा बना रहा। चुनाव भी लड़ी, भारती जी मुझे अपना बड़ा बेटा मानते हैं, आज भी मानते हैं। तो चुनाव लड़ा गया, चुनाव अजंता 2600 की मार्जिन से जीती। मैंने एक ही कहा कि एक ऊपर वाले ने और लोगों के सहयोग से एक बहुत अच्छा मौका मिला है। हाँ। और ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता है। और इतना काम करो, इतना काम करो, एक इतिहास बने। और 10 मार्च को मुझे याद है, 10 मार्च को उनको चार्ज मिला। चुनाव जनवरी में ही हो गया था, रिजल्ट 31 जनवरी तक मेरे ख्याल से आ गए थे, 31 जनवरी से 31 जनवरी तक आ गया था। तो सबसे पहले त्रिमूर्ति चाल और पाल स्कूल संजीवनी चाल के बस 2 फुट ओवर ब्रिज है। 2005 की जब बाढ़ आई थी, जो मेरी पुरानी ऑफिस है हनुमान नगर वाली, हाँ। मेरे कमर के इतना पानी था। तब मन में सोचा था कि अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो ये जो बाढ़ आने का सिलसिला है खत्म करने का है। चुन के आने के बाद तुरंत मेरे ख्याल से अप्रैल में वो दोनों ब्रिज को तोड़ा गया, क्योंकि उसका लेवल नीचे था, जिसकी वजह से बैक फ्लो के पूरा मिलिंदवास, शिवनेरी, जनशक्ति, लोकमान्य, जय बजरंग, संजीवनी, जो आपके राजपथ यादव चाल, वो सब डूब जाता था। और आपको याद होगा, आप देखे होंगे कि 2007 के बाद अजंता के चुन के आने के बाद पहली बार लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जेसीबी आके नाला साफ कर रहा है। हाँ, जेसीबी पहली बार 2007 में नाला वो जेसीबी से साफ हुआ। नहीं तो उसके पहले जेसीबी से साफ नहीं होता था। महानगर पालिका के लेबर आते थे, ऊपर से फ्लडिंग हटा देते थे और कचरा साफ करते थे। उस नाले को साफ करने का काम हमने किया और उसको सफलतापूर्वक हम रिजल्ट लेके गए। अब सवाल ये उठता था कि ब्रिज बने तो कैसे बने? हाँ। ब्रिज के लिए फंड नहीं, हम भी नए। हाँ। महानगर पालिका में आप जाओगे तो इतने सारे एक में एक इतने डिपार्टमेंट है कि हमारे समझ में नहीं आता है। हाँ। तो एक बार ब्रिज बनाने के लिए फंड नहीं है। उसमें श्रीकांत सिंह जी एडिशनल एमसी थे। हाँ। और पटनायक साहब वहाँ पे डीएमसी थे। तो किसी की जाने की हिम्मत उनके पास नहीं हो रही थी। हम उनके पास से प्रपोजल रखे कि अगर आप ये नाला का फुट ओवर ब्रिज नहीं बनाओगे, इससे हजारों लोगों का नुकसान होता है। मानसून में अंदर आधे घंटे में बारिश होती है। हाँ। और उस ब्रिज को ऊंचा किया गया, जो पानी की पाइपलाइन है उसको काटा गया। हाँ। और दोनों ब्रिज आपने देखा उसके नीचे से जेसीबी जाता था और उस ब्रिज को ऊंचा करके लेके गए। तीसरा था समर्थवाड़ी ब्रिज और महिंद्रा एलो गेट ब्रिज। हाँ। महिंद्रा एलो गेट ब्रिज को भी ऊपर किया गया, आपने देखा। हाँ। इस तरीके से काम की एक शुरुआत की हुआ, मेजर काम ये किए। अब हमने एजुकेशन पे विशेष करके ध्यान दिया। एजुकेशन पे क्या हो रहा था कि हमारे बच्चे जो महानगर पालिका स्कूल में पढ़ते थे, हिंदी और मराठी स्कूल खाली चौथी तक ही थे, उसके आगे स्कूल ही नहीं थे। या तो स्टेशन जाओ तो कांदिवली वेस्ट जाओ, इतना दूर जाना पड़ता था। तो खास करके लोग बच्चों को पढ़ाई छुड़वा देते थे। नहीं, खास करके बेटियों को काफी दिक्कत होती थी, वहाँ इतना दूर मतलब इतने दूर तक जाना और आना लोगों को शिकायत रहती थी। तो हमने एडिशनल कमिश्नर गजबीये साहब थे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मराठी स्कूल को लग करके एक मच्छी मार्केट थी, पूरी मच्छी मार्केट वो हमारे सामने थी। और वो जब मच्छी काटते थे शाम के समय, तो उसका जो ब्लड और वो जो दिया जलाते थे केरोसिन का, तो धुआं पूरे क्लास के अंदर जाता था। आप क्लास में जाओगे तो मच्छी का बास, वो बहुत ज्यादा स्मेल, बहुत ज्यादा बास आता था मच्छी का। तो क्या किया जाए, जगह नहीं मिल रही थी। गजबीये साहब को हमने विजिट कराई। उस समय शंकरवार साहब असिस्टेंट कमिश्नर थे। गजबीये साहब उस रिक्वेस्ट को सुन के आए और उनको दिखाया गया कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मतलब जो वहाँ पे लोगों की समस्या वो सबसे ज्यादा थी, आपने ग्राउंड लेवल से उनको लाके दिखाया। तो बोले शिफ्ट कहाँ करना है। तो कई जगह नहीं मिली थी, आगे एक जगह खाली पड़ी थी,
हाँ। बोले जगह किसकी कलेक्टेड, तो उन्होंने बोला जो जगह किसी की वो जगह हमारी। हाँ और वहां पे आप देखते होंगे लोखंड वाले गेट के पास हमने मच्छी मार्केट हाँ वो जितने थे, हाँ जितने बैठते थे उतने ही हैं। हाँ। एक भी और लोगों के जैसे उसमें एंट्री करके बढ़ाना हाँ। या दलाली कमीशन करने का काम हमने नहीं किया। जितने मच्छी बेचने वाले थे उतने वहां पे बिठाए। फिर अब स्कूल की बात आ गई तो मराठी स्कूल जो था चौथी तक था, हिंदी स्कूल एकदम नीचे था। हाँ। मतलब वो पुराने जमाने के जैसे शील्ड वगैरह हाँ, रहते वैसे तो वो पानी भर पुराना जाता था। था। और जगन्नाथ गुरु जी जो सर हैं वहाँ पे प्रिंसिपल थे और मुझे रघुवीर में पढ़ाए थे। हाँ तो जो उस समय की एओ थी, तो जब उन्होंने अपना सेमेस्टर रखा तो उनको बड़ा उल्टा सीधा बोले। मैं हाँ। बोला सर ये काम आपका नहीं रहा, ये जवाबदारी हमारी रही। हाँ आपने शिक्षा दिया, हम लोग को एक काबिल बनाया तो हम करके देंगे। उस स्कूल को ऊंचा किया गया। हाँ। मराठी स्कूल के यहाँ से मच्छी मार्केट हटाया गया। उस स्कूल को 8वीं तक लेके गया। मराठी स्कूल और हिंदी स्कूल दोनों को 8वीं तक करके गए, क्योंकि दर्जावार मतलब होता है, दर्जावार जैसे चौथी है तो हाँ। 5वीं 6ठी। हाँ, तो उस समय 2007 में sections चुन के भी गए, थे। उस तरीके से बढ़ाते गए और 8वीं तक गया। और जो हनुमान नगर का मराठी स्कूल था वहाँ ग्राउंड+3 का प्रपोजल डाला गया। तब तक 2012 हनुमान नगर का हनुमान मंदिर के सामने वाला, हाँ, शंकर मंदिर के बगल वाला, शंकर मंदिर के बगल। बगल वाला, उसको ग्राउंड+3 का प्रपोजल डाला गया। हाँ तो तब तक 2012 आ गया, क्योंकि हाँ। ये सब करने में महानगर हाँ, पालिका ये से टाइम जाता है। टाइम जाता है। 2012 आ गया। तो 2007 में एक सबसे मेजर था, वडारपाड़ा रोड पे कोई रिक्शा वाला नहीं आता था। हाँ कोई रिक्शा वाला आने को बोल दो तो वो गांव के पगडंडी जैसा हाँ, था, वो उबड़ खाबड़ रास्ते थे। उबड़ खाबड़ रास्ता था, कोई आता जाता नहीं था। तो राजन सिंह जी विरोधी पक्ष नेता थे। हाँ और 2007 में अजंता जी चुन के 2008 में वडारपाड़ा रोड नंबर 1, वडारपाड़ा रोड नंबर 2 और हनुमान नगर को, जो अभी इस समय जेतवन बुद्ध विहार मार्ग चेतन बुद्ध विहार में। तो उस तरीके से उस रोड को पास करवाया। अजंता जी के कार्यकाल में उस रोड को पास करके लिए और उस रोड को पूरा पेवर ब्लॉक में बनाया गया। सबसे बड़ा काम एक और था कि वो जो मस्जिद के पास आप देखेंगे जो अभी चल रहा है सुरक्षा दीवार की बात हो रही, वो सुरक्षा दीवार बनाया गया। हिंदू शमशान भूमि में परिस्थिति ये थी कि 5 बजे के बाद वहाँ 10 संस्कार नहीं होता था। शाम को 5 बजे के बाद 24 घंटे हिंदू शमशान भूमि चालू नहीं थी। उस हिंदू शमशान भूमि को 24 घंटा चालू करने का काम किया गया। बड़ों का तो हो गया, लेकिन बच्चों की दफन भूमि नहीं थी। अगर कोई बच्चे का, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना कोई बच्चे का हुआ तो आपको धानुकरवाड़ी लेके जाना पड़ता था। लोग पहले धानुकरवाड़ी ले जाते थे। उस बच्चों का भी चाइल्ड हॉस्पिटल के नाम से वहाँ पे जगह अलॉट करवा के और उसमें दफन भूमि का काम अजंता जी के कार्यकाल में और हिंदू शमशान भूमि को डेवलपमेंट करने का काम किया गया। आज भी पत्थर पड़ा, कुछ लोग तोड़ने की कोशिश किए, पूरा नहीं टूटा है, आधा तोड़े, लेकिन अजंता का नाम वहाँ पे दिखता है कि अजंता जी के हाथ से शुरुआत हो, उसको ब्यूटिफिकेशन वगैरह किए, स्कूल का काम किए, फिर नाले का काम किए, सुरक्षा दीवार बनाए, फिर रोड का काम किए, गली गली में पाइपलाइन डालने का काम किया, जो पानी का प्रेशर कम रहता था। क्या होता था, जैसे गली में करीब 20-20 पाइप जाती थी, तो कई फूट जाती थी तो उसके अंदर से कचरा पानी जाता था। तो वो काम किए। जब ये सब काम एक हौस था कि काम करके लोगों को करे, 2012 में अच्छा हो, तो 2012 में जेंट्स हो गया वार्ड, दावेदारी मैं रखा। तो 2012 में जब दावेदारी रखा तो वो तो आपको पता ही है कि दो जन के झगड़े। इन सब कामों में आपको बेसिक सबसे ज्यादा आने वाली कठिनाइयां कौन सी थी? नहीं, मुझे एक तो था कि महानगर पालिका के जितने भी कर्मचारी थे, असिस्टेंट कमिश्नर से लेके एमसी तक, क्योंकि हमने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया कि लाइजनिंग करने का काम नहीं किया कि किसी का फाइल प्रपोजल हो नहीं। उन्होंने देखा है कि जब भी अजंता आई है या मैं उसके साथ गया हूँ तो लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट, लोगों की जरूरतों की फाइल लेके गए। तो उनके नज़र में हमेशा रहा और उन्होंने उस कामों में थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आती थी उसको दूर भी करते थे और काम करके वो लोग हमें पूरा दिए और पूरा मदद की। कहीं भी बीएमसी के अधिकारी उसमें टाल मटोल नहीं किया, थोड़ा लेट फास्ट हो जाता था, तंझक हो जाता था, वो तो रूटीन है। कभी कभी उनको भी लगता था बड़ा प्रेशर करते, लेकिन मेरा एक ही सवाल था, मेरा इसमें स्वार्थ क्या, मेरा फायदा क्या है? आप तो जनता के लिए कर रहा हूँ तो आप मत करो।
हाँ अगर मेरे लिए एक कदम चलने को बोल रहा तो अब मत चलो, लेकिन ये लोगों का काम है, लोगों का काम है, लोगों का काम करना चाहिए। लोगों ने चुना है तो लोगों के लोगों का काम के लिए करना है। करेंगे। और इस तरीके से 2007 में बहुत सारे काम हुए। वली बखार के यहाँ लाइट नहीं थी, तो लाइट हाँ। नहीं, सॉरी, प्योर ब्लॉक उस समय लगाए, हाँ और घर घर सीवर लाइन का एक प्रपोजल लेके आए थे। लेकिन 2007 में मेरे ख्याल से 25 में हम नहीं कर पाए, जो अजंता जी का 2007 में था उस समय नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारा वो चल रहा था और वो पूरा काम हमने किया और एकदम जोश खरोश के साथ कर रहे थे। 2012 में मांग रहे थे, लेकिन ठीक है, पार्टी ने एक डिसीजन लिया नहीं देना है। हाँ। उसमें चला, निरुपम जी एमपी थे और रमेश सिंह जी एमएलए थे। हाँ। तो उस झगड़े में फिर हमको यहाँ आना पड़ा, वार्ड नंबर 26 उस समय हाँ। का, जोसिंग स्ट्रीट, पूरा नया वार्ड था। हाँ। नया वार्ड था, पूरा नया वार्ड में आए और एक वहाँ से सागर सिंह लड़े, 2012 में यहाँ से हम लोग लड़े। हाँ। और एक अच्छी लड़ाई लड़े। अच्छी लड़ाई लड़ने के बाद, अच्छे तरीके से काम करने के बाद उस काम की शुरुआत की, और उस समय का भी रिजल्ट भी बड़ा वो था, बढ़िया ही था। बढ़िया ही था। लेकिन जब 2 राउंड में मैं 2500 माइनस हो गया था। अच्छा। 2012 के चुनाव में 2500 माइनस मतलब बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ा। है। लोगों की परिचित नहीं था, लोग जानते नहीं थे, लेकिन एक हवा बह के आई थी कि अजंता यादव काम करती है, लोगों हाँ। का काम करेगी और लोगों का तकलीफ दूर करेगी। जैसे इस रोड के आगे गए और उस लीड को लोगों ने तोड़ा, हमने क्या तोड़ा, लोगों ने तोड़ा, लोगों ने वोट दिया और हनुमान नगर लोखंडवाले से भरपूर वोट मिला और 2825 वोट की मार्जिन से अजंता 2012 एक भारी मार्जिन। हाँ, भारी मार्जिन। लेकिन यहाँ बहुत सारे काम किए। हाँ। यहाँ जितने सिंगस्टेड 1 रोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 0 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर, लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी, रोड की हालत खराब थी। उस सब सारे रोड बनाने का काम, लाइट लगाने का काम किया। कुछ यहाँ के डेवलपर थे, एसटी कॉर्पोरेशन वाले, हाँ। उस काम को रोके। यहाँ एक घोंसले करके उन्होंने रोका था काम। लेकिन इन सारी बाधाओं को तोड़ते हुए हमने काम किया। और लोखंड वाले में विशेष करके आप जितना गार्डन देखोगे, मैं हाँ। चैलेंज करता हूँ, जितना गार्डन देखोगे सब अजंता का किया हो। चाहे अन्ना भाऊ सठे, हाँ। चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नाम आप सोच लो, हाँ। क्या काम कौन क्या। हाँ। अन्ना भाऊ सठे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बीर अब्दुल हमीद, सावित्रीबाई फुले, बिलासराव देशमुख, माधवराव सिंधिया, महाराणा प्रताप, ये सब सारे गार्डन का डेवलपमेंट करने का काम है। तो जंगल पड़े थे, जंगल। हाँ। माधवराव सिंधिया में तो अन्ना भाऊ साठे को तो किसी को पता ही नहीं था कि जंगल है कि क्या है। हाँ। जंगल था, लोगों को एकदम पता नहीं लगा, लोगों को तकलीफ होती थी। लेकिन ये सारे गार्डन डेवलपमेंट करने का काम अजंता यादव के कार्यकाल में हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि छठ पूजा का है 2013 में, लोगों ने आए और बोले कि छठ पूजा के लिए हमें जुहू वर्सोवा जाना पड़ता है। हाँ। तो अभी क्या करें। तो हम लोग एक दिन बैठे थे, तिवारी हो गए, बैठे थे कि क्या किया जाए छठ पूजा। वहाँ संजीत भाई बैठे, ये सब बैठ के प्लानिंग किए कि हम बिलासराव देशमुख के मैदान में जो पौंड है, हाँ। उसमें ट्रायल बेसिस पे हम छठ पूजा का आयोजन करेंगे। 2013 में हमने छठ पूजा वहाँ किया। कुछ आइडिया नहीं था, पहले दिन था। हाँ। छठ पूजा का पानी का त्यौहार होता है, परमिशन लिए, सब लिए, स्वयं खर्च से, महानगर पालिका का कुछ नहीं था। हाँ। टैंकर से पानी मंगाए, छोटे वाले में डाले, छोटे वाले में से बड़े वाले में डाले, फिर उसमें से उसके आगे वाले में डाले, फिर उसके बाद वहाँ शाम ऐसे, मतलब दिवाली के दिन से शुरू किए थे। लेकिन जिस दिन छठ पूजा है उसमें 2 पौंड हमारा रह गए थे, एक बार मोटर जल गया, मतलब काफी छोटी परेशानियां आती रही। तो अब पानी, 1 पौंड में पानी की कमी थी। हाँ। उसमें यही संजीत भाई के परिवार वगैरह थे, पूरे सब काफी लोग थे। तो पानी कैसे होगा, तब तक मोटर स्टार्ट हुआ। जो टाइम था, छठ मैया के आशीर्वाद से सभी लोगों को पानी का स्पर्श मिला और बढ़िया से हुआ। उसके बाद अजंता वहाँ पे बोरिंग कराई, नल का कनेक्शन किए, टॉयलेट बाथरूम बनाए और जितने पौंड है, हाँ। सब पौंड का बनाने का काम अजंता। फिर ये चलते आया तब से 2013 से काफी टाइम तक, कोरोना के बाद तक। उसके बाद का तो आपको पता ही है, वो परमिशन कैंसिल करवाया गया, जानबूझ के परेशान किया गया। पॉलिटिकल साजिश थी। पॉलिटिकल साजिश के अंदर वो परमिशन दिया हुआ परमिशन मेरा कैंसिल किया गया। हाँ। फिर बोलते ना भगवान कभी कभी अच्छा करते हैं। तो हाँ। बिलासराव में गए, 3 दिन में तैयारी किए।
लेकिन एकदम शानदार होता। तो लोग यही बोलते कि आप बिलासराव में करो, महाराणा आपको प्रताप एक से बड़ी जगह मिल गई। बड़ी जगह मिल गई। इस तरीके से हमने वो काम किया 2012 में। सब लोखंडवाले के जितने रोड है, सीसी रोड है, हाँ मेरा चैलेंज है जनता के कार्यकाल में, मेरा एक ही लड़ाई रहती, महानगर पालिका का काम कोई करेगा तो नगर सेवक करेगा, हाँ। ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेगा, ना एमएलए करेगा। महानगर पालिका का फंड लाने का काम नगर सेवक नगर सेवक, महाराष्ट्र सरकार का फंड लाने का काम एमएलए करेगा, केंद्र से फंड लाने का काम एमपी करेगा। जो महानगर पालिका से फंड ले, चाहे जो भी नगर सेवक, हाँ। तो उसका हक बनता है। हमने पूरा रोड जो है, उस रोड को जो 90 फुट रोड है, जो 120 फुट रोड, हाँ। उस रोड का, फिर जो सफायर हाइट से लेके यहाँ तक, विश्वकर्मा चौक तक, विश्वकर्मा चौक से लेके यहाँ तक, अपने ग्रीन मेडोज तक, आपका ग्रीन मेडोज, ये सब सारे रोड को सीसी रोड बनाने का काम अजंता के कार्यकाल में हुआ। जितने गार्डन है, जितने हाँ। गार्डन है, कोई दावा के साथ बोल दे कि हमने डेवलप किया है। थोड़ा बहुत अब क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत तो कलर विलर जैसे पोती पोता करके वही हो रहा है, वो कुछ हो नहीं रहा है। हाँ। वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ। लेकिन ठीक है, जिसका जो काम है वो करे, जिसका काम। लेकिन जितना एक्चुअल गार्डन बनाने का काम है, हाँ। अजंता जी के कार्यकाल में, और सबसे बड़ा काम लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स को ठाकुर विलेज को जोड़ने का काम हुआ। हाँ। और उस ठाकुर, मैं इसी मुद्दे पे आने वाला था। डीपी रोड का हर कोई अपना श्रेय लेना चाह रहा है, हर कोई अपनी दावेदारी रखना चाह रहा है डीपी रोड पे कि हमने काम किया। तो मैं उस मुद्दे पे बहुत ही बारीकी से जानना चाहूंगा कि क्या काम हुआ है, आप बताइए। आपने कहाँ तक क्या किया है और किसने क्या किया है, वो बताइए। क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं उस डीपी रोड को लेके बहुत ज्यादा राजनीतिक व्यवसाय कर रहे हैं एक तरीके से, और अपनी दावेदारी रख रहे हैं। तो आप बताइए। डीपी रोड की स्टोरी ऐसी है, 2012 के पहले किसी को पता ही नहीं था कि डीपी रोड है। हाँ। यहाँ पे माननीय कीर्तिकर साहब भी 20 साल एमएलए रहे, माननीय राम नाईक साहब यहाँ पे एमपी रहे, और बहुत सारे नगर सेवक आए थे, आपको पता है। हाँ। 2012 के पहले किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ से डीपी रोड है, और किसी ने उस पर काम नहीं किया, जीरो है। जब 2012 में हम बैठे डीपी रोड लेके डेवलपमेंट की जब बात होने लगी, हाँ। कि हम काम क्या कर सकते हैं, हाँ। तो उस डीपी रोड को हमने ढूंढा, ठाकुर विलेज से लेके लोखंडवाला को जोड़ने का। हाँ। प्रपोजल डाला हाँ। पहले प्रपोजल डाला बीएमसी में। हाँ। डीपी प्लान मंगवाए, डीपी सर्वे करवाए। हाँ। सब प्रोसेस हमारे कार्यकाल में हुआ। हाँ। एचडी कॉर्पोरेशन का ट्रांजिट बिल्डिंग बनी थी डीपी रोड पे। हाँ। आप पता कर लीजिए, उसको कोर्ट में जाना पड़ा, उस बिल्डिंग को तोड़वाने का काम हमने किया। हाँ। ट्रांजिट बिल्डिंग तोड़वाने का काम। हाँ। और उस डीपी रोड की शुरुआत की। अब वो डीपी रोड के इधर एक प्राइवेट फॉरेस्ट था, वो हाँ। रोड भी प्राइवेट फॉरेस्ट में आ रहा। उस पतंगराव कदम जी उस समय फॉरेस्ट वन मंत्री थे महाराष्ट्र। हाँ। वो प्रपोजल डीपी वालों ने, डीपी का वन वहाँ का उनका प्राइवेट फॉरेस्ट वालों का एक ऑफिस थी 3 हाथ नाका थाना में। हाँ, 3 हाथ नाका, 3 हाथ नाका, कल्याण, ये नहीं थाने से कल्याण जाने के रोड पे। वहाँ से गए, वहाँ से उनको बात किए, उनको लाए, एक बार नहीं 10 बार लाए। पूरा प्लान में अप्रूव हो गया कि ये रोड है, रोड देना। महिंद्रा कंपनी देने के लिए आना करती। हाँ। महिंद्रा कंपनी का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे पे बहुत प्रेशर। कई लोगों का तो ये दावा है कि उन्होंने आनंद महिंद्रा से मांगा हुआ रोड है ये। अगर जो बोले ना आनंद महिंद्रा से मांगा हुआ रोड है, आ जाए। अगर सनातनी है, जो है गंगा तुलसी जल सोना लेके बोल दे हमने मांगा है। हाँ। मांगा है। आनंद महिंद्रा से मांगने के भीख मांगेंगे क्या? भीख तो मांगेंगे नहीं, हमारा हक है, डीपी रोड हमारा हक है। हाँ। और अजय मेहता उस समय कमिश्नर थे। हाँ। और डीपी में थे कबरे करके यही थे। हाँ। यही कबरे थे, असिस्टेंट कमिश्नर कबरे थे। शंकरवार उस समय असिस्टेंट वार्ड ऑफिसर थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, उसके बाद डीएमसी बने थे। इन सभी लोगों से पूछ लो कि डीपी रोड किसका मांग लाया हुआ। और मैं वो तो छोड़ दूं। हाँ। मैं वो छोड़ दूंगा। मैं एक बात बोलता हूँ, उस डीपी रोड का आरटीआई में मांग ले भाई, शुरुआत किसने किया है? हाँ। दूध का दूध और पानी का पानी राजपत यादव ने किया कि तो सुधांशु ने किया कि कौन किया है? मैं तो बोलना चाहूंगा कि जिस किसी को भी चाहिए, आप आरटीआई के द्वारा डीपी रोड का इंफॉर्मेशन निकाल ले। आरटीआई में निकाल ले दूध का दूध और पानी। अगर अजंता यादव का श्रेय नहीं है, हाँ। तो जो सजा देना हमको दीजिए।
उस रोड को ले जाने के बाद अजय मेहता के पास गए, मैं और अजंता खुद गए। अजय मेहता ने आनंद महिंद्रा को फोन किया, लोकल काउंसलर यहाँ के बैठी है, उस डीपी रोड को आपको क्लियर करके दो, अगर दूसरे का रहता तो मैं एक दिन में तोड़ देता, आप वो हो। फिर महिंद्रा कंपनी ने एग्री किया, महिंद्रा कंपनी ने उसका पैसा भरा, जो फॉर्मेलिटी हैंड ओवर टेक ओवर की प्रोसेस चालू करवाई, वहां पे ब्रिज बनाने का काम किया हमने, नारियल फोड़ा, हमारे पास बैनर है, हमने उस रोड को पास करवाया, उसका प्रोविजन डाला। 2012 से लेके 17 के बीच का बता रहा हूँ, 16 के लास्ट में, 16 के आसपास, 2016 के अक्टूबर नवंबर, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन मेरे फेसबुक उस पर जाएंगे या मेरे और कहीं देखेंगे, अजंता के फेसबुक पे जाएंगे तो नारियल फोड़ते हुए आपको दिखेगा। सभी लोग आए, बड़े नेता आए, हमारा एकदम धूमधाम से नारियल फोड़े, और नारियल फोड़ने के बाद वहाँ पे ब्रिज, गटर जो नाला है, जो नाला है, सबसे पहले नाले पे ब्रिज बनाने का काम हुआ, फिर उसके रोड का फंड का प्रोविजन डाला गया और कंपनी तोड़ने की बातचीत शुरू हुई। तब तक आ गया 2017 आ गया। अगर इसके बीच में जितना काम मैं बोलता हूँ महिंद्रा कंपनी से लेने तक का काम अगर किसी ने किया है तो प्रूफ करे, जो सजा देना है लोगों को दे। या मेरी एक आदत रही है कि मैं दूसरे का काम का या अजंता दूसरे के काम का श्रेय नहीं लेता, अपने ही बच्चे का पप्पा कहलाएंगे, दूसरे के बच्चे का वो नहीं है कि भाई अपने पुरुषार्थ अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम जिस काम को लिए उस काम को पूरा करेंगे। उसके बाद रोड बनना शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पे झोपड़े वगैरह जो अभी तोड़ने का काम शुरू हुआ, ये सच है, ये तोड़ने के काम में हमारा कहीं योगदान नहीं, इनको जो पीएपी वगैरह देने का, लेकिन उसमें भी मेरा एक प्रपोजल था, एक विचार था। अगर तो कहीं ना कहीं शुरुआत का नारियल तो आपने ही फोड़ा है, 100% नारियल फोड़ा, उस महिंद्रा कंपनी से लाने का काम हमने किया है, लाने का काम किया है। हमने कहा था, महानगर पालिका को भी कहा था कि झोपड़े नहीं तोड़ने पड़ेंगे, पीएपी आपके बच जाएंगे, थोड़ी तकलीफ होगी। वहां 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए एक बैरिकेड लगाते हैं, इस तरफ उस तरफ, कुरार पैटर्न में रोड चौड़ा करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस रोड से आ जा सकती हैं, आगे 2-3 झोपड़े जाते थे, और यहाँ के लोगों का भी जो 1000 फुट 1500 फुट का घर था वो भी बच जाता था, किसी को तकलीफ नहीं होता। कुरार पैटर्न क्या होता है? कुरार पैटर्न बहुत पहले चला है, वाडकर मामा कुरार में नगर सेवक थे, तो कुरार का जो रोड था एकदम नैरो रोड था, तो उन्होंने क्या किया कुरार पैटर्न में, रोड को चौड़ा किया, जिसका पूरा घर गया उसको अगल बगल में कहीं रोड पे शिफ्टिंग दी गई, और जिसका आधा गया उसको ग्राउंड+1 बनाने का राइडिंग में परमिशन दिया गया। देखो कुरार पैटर्न फेमस हो गया, और वही कुरार पैटर्न में आप देखेंगे कि हनुमान नगर कुरली रोड जो ललित होटल के सामने का है, पूरा पोर्शन चौड़ा किया गया है, शाखा और जो दुकानें बनी है वो सारी चीजें वही पैटर्न से कुरार पैटर्न से बना। और कुरार पैटर्न में यहाँ भी 10-10 फुट या 5-5 फुट तोड़ते, ये सामने का जो रोड है तो चौड़ा हो जाता है, दुकानदारों की भी कीमत बढ़ जाती है और रोड भी हो जाता है, और जो जा रहे हैं जिनके घर 1000 फुट के हैं वो 300 में जा रहे, नहीं जाते, आगे चल के फ्यूचर में डेवलपमेंट होता। लेकिन इन चीजों को किसी ने ध्यान नहीं दिया, खाली श्रेय की लड़ाई में ये चीज साइड में रहेगी। नहीं तो जो झोपड़े 300 350 इनको किसी को तकलीफ नहीं, सब यहीं रहते क्योंकि सिंगस्टर में बहुत सारा रोड है, 3 नंबर 2 नंबर, ये 2 नंबर, इसके पीछे 1 नंबर, उसके आगे 5 नंबर, इतना जाना ही नहीं था इस रोड को, या पीछे वाले रोड को 1 वे कर देते। एक रोड इसकी कनेक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इस रोड की यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो जो घर तोड़े गए पूरा, घर नहीं टूटते, उनको 300 के फुट में घर में सब तो कहीं ना कहीं अगर कुरार पैटर्न यूज होता तो शायद यहाँ के लोगों को कहीं और नहीं जाना पड़ता, और यहाँ से जब रोड चालू होता ना तो रेट, एक बेसिक बताता, रेट और घर की कीमत दोनों बढ़ जाती। अगर डेवलपमेंट में रोड चालू हो जाता, अगर समझो गाले का 10 फुट जाता था, आज मैं यहाँ रेंट पे बैठा हूँ, अगर 10 फुट 5 फुट जाता था तो 5 फुट जो बचता था यहाँ से रोड जाता था, तो इसकी कीमत, आज इस रोड पे इतनी बाइक जा रही क्योंकि वो रोड खुल गया है, नहीं तो रोड सुना रहता था। तो कहीं ना कहीं जगह का वैल्यूएशन भी बढ़ जाता, लोगों की आवक बढ़ जाती, लोगों की मार्केटें बढ़ जाती, सब चीजें हो जाती, और महानगर पालिका का भी पैसा बचता। महानगर पालिका का जो कहीं ना कहीं बचत होती,
पूरा बचत होता। जो आज फ्लैट दे रही है वो फ्लैट नहीं देती। हाँ और जब बिल्डर डेवलपमेंट में आता, SRA डेवलप होता या निजी बिल्डर डेवलप करता, तब उनको देता जो रास्ता निकलता हाँ। वो होता। लेकिन आम जनता की तकलीफ भी मतलब बहुत पहले दूर हो जाती। तो लेकिन जैसे यहाँ के लोगों की एक मांग थी, जैसे सरोवा ने अभी प्राइवेट बना के दिया है, सिंह स्टेट के लोगों को ही, समता नगर के लोगों को सरोवा ने प्राइवेट बना के दिया है, तो यहाँ के लोगों को भी सेम मांग थी। अब क्या उन्हें वही मिला? नहीं, उनको तो नहीं मिला ना। सरवा में FSI ज़्यादा मिला। यहाँ सिंह स्टेट की एक बात है, 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इनके घर बड़े अच्छे हैं। हाँ घर बड़े अच्छे हैं, 1000 फुट, 500 फुट, 700 फुट के घर हाँ हैं, लंबे। देखिए अब जहाँ हाँ हाँ, बैठो, एक ये अच्छा 300 लंबा फुट एरिया है, है। 300-600 फुट लोग बे पड़ते हैं। हाँ तो उनको मिलता कितना है? 300 फुट में। हाँ और घर इतना अच्छा बना है, इतना सुंदर बना है, टॉयलेट बाथरूम अंदर है, हाँ टाइल्स वाइल्स से, CBC। आपको फ्लैट उनके घर के आगे एक फील्ड रहता है। हाँ। और यहाँ सामने सर्कल है, पुलिस कॉलेज है, सब कुछ है, सब सारी सारी चीजें नियर बाई। सारी सुविधाएं नियर बाई मिल जाती है। तो वो पैटर्न अगर कुरान पैटर्न अगर किए होते ना, हाँ तो लोगों को बहुत आराम हो जाता। और हमारे लोखंड वाला या क्रांति नगर या हनुमान नगर को जो अभी भी झेल रहे हैं, हाँ। अभी भी तकलीफ झेल रहे हैं, वो तकलीफ कभी दूर हो और जाती। तो लेकिन ठीक है। जैसे अभी लोखंड वाले की सबसे बड़ी समस्या है आकुर्ली रोड का ट्रैफिक। उन्होंने एक ब्रिज का काम किया कि चौड़ीकरण किया ब्रिज का, फिर भी वो ट्रैफिक की समस्या क्यों नहीं सॉल्व हो रही है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य कांजूर लिस्ट का एक है कि आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी स्टेशन, चाहे बोरीवली जाओ, चाहे मलाड जाओ, हाँ। चाहे दहीसर जाओ, स्टेशन जाने के लिए 2-3 कनेक्टिंग मिल जाएगी। हाँ लेकिन कांदिवली में एक ही रास्ता, क्योंकि वो बाजू सीओडी है, फिर उधर भी सीओडी है, वो नहीं हुआ। जो टाइम्स से सीधा अशोकनगर कनेक्टिंग कर रहा था फ्लाईओवर ब्रिज, हाँ। वो काम पिछले कई वर्षों से रखना पड़ा। वो तो बहुत वर्षों से पेंडिंग में है, खाली मैप पे है वो। हाँ, अगर वो रोड हो जाता तो थोड़ी ट्रैफिक डाइवर्ट होती, और ये रोड हो जाता तो इससे भी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगी। जिसको बोरीवली वगैरह जाना है तो जा सकते। लेकिन वो जब तक नहीं होंगे सारे रोड और डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक तो ये रखड़ पड़ती है। अब जैसे हनुमान नगर में एक क्लस्टर डेवलपमेंट का चालू है, बिल्डर कहीं ना कहीं पूरे हनुमान नगर को डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जिन कई लोगों की समस्याएं हैं, कुछ लोगों को घर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लोग उस समस्या पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो सीधा रहा है। आपने देखा होगा कि जब महिंद्रा गेट से एंट्री करेंगे 8-10 दुकानें थी। हाँ तो एक अच्छे लाल की दुकान थी, सब दुकानें थी, सब हमारे पास स्टार्टिंग में आए, तो हमने उनकी लड़ाई शुरुआत की। कुछ वहाँ पे किसी और के पास गए, हाँ घुमाया उसने, हाँ और 6-7 दुकानें टूट गई। हाँ लेकिन 6 दुकानें जो उस समय से हैं आज तक है। हाँ हमारी लड़ाई लोगों के हित के लिए थी, लोगों के काम के लिए थी। मैंने आज तक किसी भी सोसाइटी में ये नहीं कोई बोल सकता है कि राजपत यादव या जनता यादव इस बिल्डर को लेके आए, इस बिल्डर की दलाली की है। हमने लोगों के हित की लड़ाई लड़ा। जैसे महाड़ा था, महाड़ा में पानी का समस्या था 2007 के पहले। हाँ 2007 के पहले पानी की समस्या था। मुझे आज भी याद है, जब महाड़ा में 2007 में हम चुनाव लड़ने गए तो लोग बोले कि नहीं, यहाँ नहीं आना। हमने कभी उद्देश्य नहीं रखा। हाँ महाड़ा में पानी ला के दिए, लोगों ने बोर्ड लगाया कि गंगा आली द्वारी द्वारी, हाँ। और लोगों ने उस चीज को रियलाइज किया, वहाँ पे लाइट लगाए। तो उसी तरीके से लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लोगों के हक के लिए। अगर ऐसे लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा तो हम उसकी लड़ाई हमेशा लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेंगे। तो जैसे अभी आने वाले जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जैसे कि कुछ लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये मुंबई शहर ही नहीं, देश की बड़ी समस्या है कि जो हमारे नौजवान बच्चियां हैं, हाँ। मैं देखता हूँ कि स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, हाँ इस पे हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसी एक के बस की लड़ाई नहीं, या राजपत यादव के लिए लड़ने जाए, या सुधांशु जी के लिए लड़ने जाए, या कोई, ये सब मिलकर लड़ेंगे और इसका विरोध होना चाहिए। इसके लिए हमको जन जागरण मुहिम चलाना चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, वहाँ तक हम लोगों को पहुँचना पड़ेगा। तो लोगों का कहना है कहीं ना कहीं प्रशासन का उसमें हाथ है। ये बात एकदम सच है। प्रशासन चाह ले, प्रशासन चाह ले, एक दिन में खत्म हो जाएगा। कैसे अभी
कुछ हो जाता है तो प्रशासन लग जाता है, तो जितने लोग रहते हैं सब मिल जाते हैं। हाँ तो ऐसे प्रशासन चाह ले तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ। तो आने वाले चुनाव के बाद आपका मेन चेंजेस क्या होगा, जो समाज में आप क्या चेंजेस करना चाहोगे? सबसे पहले मेरा हमेशा टारगेट रहा है 2 चीज, एजुकेशन और मेडिकल। हाँ और ड्रग्स का तो है ही, ये नया विषय निकल के आया है। हाँ। ड्रग्स और प्रदूषण। अभी हाल ही तो मुंबई बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है हाल ही में। तो जो स्कूल है जो 10वीं तक मैं वो तो बताने भूल गया, अजंता यादव ने 8वीं तक लेके गई। जब 2017 में मैं चुन के आया, हाँ तो दोनों स्कूल को 10वीं तक किए। हाँ। हिंदी और मराठी को, दोनों स्कूल को 10वीं तक किए। और दोनों स्कूल को फिर से रीडेवलपमेंट में डाल के, हाँ जो हमारे दोनों स्कूल है, उन दोनों स्कूलों को रीडेवलपमेंट में डाल करके वहाँ पे बच्चियों के लिए कॉलेज बनाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारी। अभी नेक्स्ट आपका टारगेट है कि यहाँ पे कांदिवली ईस्ट में बच्चियों के हमारी बच्चियाँ कॉलेज पढ़ने कांदिवली की बाहर नहीं जाए। हाँ। ये हमारी लड़ाई रहेगी, ये हमारी सोच रहेगी, ये हमारी बात रहेगी। तो और वो लड़ाई सबसे पहले। दूसरा, एक आप छोटे रहेंगे तो आपको भी याद होगा कि हनुमान नगर जो हनुमान जी का मंदिर है, उसके सामने एक हॉस्पिटल होता था, ग्राउंड+1 का हॉस्पिटल था। बराबर, डिस्पेंसरी थी, हॉस्पिटल हॉस्पिटल टाइप में था, जिसमें बहुत बड़ी लोगों को टीका लगता था, बच्चों को टीका लगता था और फीमेल्स को दवा दी जाती थी। वो हॉस्पिटल टूटा डेवलपमेंट में, इतनी बड़ी जगह के बदले में उसको 400 फुट की जगह मिली। कितना फुट? 400 फुट की। इसके लिए किसी ने आवाज उठाई। जब मैं नगर सेवक था, मैंने इसके लिए कॉर्पोरेशन में प्रभाग समिति में आवाज उठाया, फिर मैं नहीं रहा। सबसे बड़ी बात, कांदिवली ईस्ट में स्टेशन के पास एक मैटरनिटी था जो महिलाओं के लिए था। हाँ। पिछले 9 वर्ष से बन रहा, 8 साल से बन रहा, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। हाँ। वो सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि लक्ष्मी बिल्डिंग के सामने, लक्ष्मी जो हॉस्पिटल उसके ठीक उसके सामने था, अकुरली मैटरनिटी करके था। हाँ। वो आज तक जो आज कामगार हॉस्पिटल के अपोजिट में। कामगार हॉस्पिटल आपको पता ही है, कामगार हॉस्पिटल हाँ। बंद पड़ा था। जनता जी ने उसकी लड़ाई लड़के, माणिकराव ठाकरे जी उस समय सभापति थे, उनके यहाँ मीटिंग लगा करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा था। उसके बाद उसको स्टेट गवर्नमेंट में लाए और कामगार हॉस्पिटल चलाने का काम हमने किया। ये रिकॉर्ड की बात है। अगर इसमें भी कोई बोल दावा करे तो भाई, सबसे बड़ी चीज आज का क्या है? RTI। हाँ, पेपर ही ना। हाँ, इसका प्रपोजल किसने डाला? इस कंपनी की न्यू किसने रखा? पेपर हाँ, पे मिलेगा। RTI के थ्रू सबको सारी चीजें मिल सकती है। तो मेरा तो दावा है कि चाहे DP रोड, चाहे गार्डन, चाहे ट्रांजिट स्कूल, चाहे कामगार हॉस्पिटल, ये सब RTI में मांग ले। और इतना ही नहीं, मैं इससे कदम आगे और जाके बढ़ता। कोई बहुत लोग कम बोलेंगे। जितना साल अजंता नगर सेविका थी 2007 से 12-17 तक, 16 तक, हाँ, उसके बाद 17 से लेके 19 तक मैं रहा, 19 के मिड टर्म तक। हाँ। हमारे काम का RTI में रिकॉर्ड मांग ले, काम हुआ है कि नहीं हुआ, चेक। दूध का दूध और पानी, एक काम अगर नहीं हुआ मेरा ना छोड़ देंगे। चैलेंज के साथ बोलते, इतना चैलेंज से कोई नहीं बोलेगा, किसी से भी पूछ लो। लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, 2007 से लेके 2019 तक महानगर पालिका का जो फंड आया है, यूज हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ। मैं बावड़ियों को और टॉयलेट को कनेक्ट किया था, आपके संजीवनी चाल की बावड़ी। नहीं, हाँ, मैं उस पे भी आने वाला था। पहले तो कनेक्ट किया था आपने कहीं ना कहीं सारी बावड़ियों का नवीनीकरण करके उन्हें ढकने का काम और उन्हें हर वॉशरूम से कनेक्ट करने का काम किया था। पानी लगाया था, मोटर लगाया था, लोगों को घर से पानी लेके नहीं जाना पड़े। हाँ। घर से पानी नहीं लेके जाए, क्योंकि पानी की एक समस्या हमारे हनुमान नगर में। हाँ। पानी का महानगर पालिका का 2 ही घंटा पानी आता, 2-2.25 घंटा। मेरे विचार से कि बावड़ी की पानी टॉयलेट यूज में, पोटला धोने में, घर धोने में यूज हो, और पीने में, कपड़ा में और खाने बनाने में जो है नल का पानी कम से कम 50 से 60 लीटर हर आदमी का BMC का पानी सेव होता था। हाँ। उस चीज को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2019 के बाद बावड़ी जैसी थी वैसी हो गई, और वो मोटर, वो कनेक्शन, वो पाइप सब लापता। एक जगह आप जाइए, मेरे ऑफिस के पीछे मेरा बोर्ड लगा था, हाँ, पत्थर स्टोन लगा था, हाँ, संजीव, उस स्टोन को हटा दिए गए तोड़ के। हाँ। किसी और ने लगाया, मैं नाम नहीं बोलूंगा। आप जाके एक दिन निकालिए फोटो, और वो RTI में मांग लिए, भाई जिसने बोर्ड लगाया उसका कोई योगदान है क्या इसमें? हाँ। अगर बोर्ड लगाए तो फंड लाया होगा, हाँ, निधि से। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो निधि से लाया है। अगर वो निधि पास हुई तो यूज कहाँ?
हाँ वो निधि पास हुई है तो यूज कहाँ हुई? या तो मैं गलत हूँ या तो जो अब लगाया वो गलत है। हाँ। किसी ने तो किसी ने उस पैसा को फंड कर दिया है, हाँ। तो आप देख लीजिए, आरटीआई में मांग लीजिए। तो जैसे अभी हम एक टॉपिक और है, मुंबई का जो लंग्स है नेशनल पार्क, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। अब नेशनल पार्क कहीं ना कहीं चारों साइड से नेशनल पार्क को खत्म किया जा रहा है। 100% हमने गए संडे को एक शुरुआत कर दी है जो प्रदूषण है उसके ऊपर। हाँ। कि आज जो सीनियर सिटीजन है, महिलाएं हैं या यंग जनरेशन है, मतलब श्वास लेने की बहुत तकलीफ है लोगों को, अस्थमा की बीमारी काफ़ी हो रही है लोगों को। जो नेशनल पार्क के अगल बगल के लोग हैं, झाड़ी काटने का काम, ये काटने हाँ। का काम, अभी आरे का कितना पेड़ काटा गया उसका हम आरे लोगों ने काफ़ी विरोध किया। हाँ। लेकिन स्टे मिला, बाद में जिसका तेसरा कटा, सब कुछ हो गया। हाँ। लेकिन हरियाली को सरकार पे इसको विचार करना चाहिए, सरकार को इसको कहीं न तो कहीं रोकना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय हम लोगों को तो बीत जाएगा 10-20 हाँ। साल, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है ना, उसके लिए बहुत तकलीफ है। और इस पेड़ को बचाना हम सबका कर्तव्य है। दिल्ली ऑलरेडी पोल्यूटेड है, लोगों के घरों में एयर प्यूरिफायर आ चुका है। मैं देखा चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक जाते हैं, उनकी हालत खराब हो गई, ऑक्सीजन लगाना पड़ा, सब लगाना पड़ा। आज सुबह मैं बता रहा हूँ, मेरा घर यहाँ टच है, सफाई लाइट में रहता, तो सुबह देखा करीब 10 बजे पूरा का पूरा जैसे कोहरागढ़ टाइप में हाँ। पॉल्यूशन भरा पड़ा है। ठीक, इससे कैसे लोग जिएंगे? इसको हमने कमिटमेंट किया है, महानगर पालिका में हमारा मेयर बनेगा, हम प्रदूषण मुक्त मुंबई करेंगे। इस बात का वादा हमारी मुंबई अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ ने किया और उसके उन्होंने सारी प्लानिंग लाई है। हाँ। उसका मैं चाहे तो आपको भेज दूंगा हैंडबिल वगैरह। हम लोगों में जन जागरण करने जा रहे हैं इसके ऊपर कि पूरे मुंबई शहर को प्रदूषण मुक्त करना है और क्या प्लानिंग है वो सारी प्लानिंग हम ला रहे। महानगर पालिका में हमारी तो जैसे अभी आने वाली गवर्नमेंट नेशनल पार्क को लेके कुछ प्रोजेक्ट करना चाहती है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि नेशनल पार्क मुंबई का एक लंग्स है, अगर कहीं ना कहीं आप भांडुप, मुलुंड, सारी जगह नेशनल पार्क की ही आवाज़ आ रही है, और ये साइड आपका कांदिवली, बोरीवली, दहिसर, मतलब ये सारी जगह गोरेगांव तक आप चले जाओ, आपको हर जगह नेशनल पार्क मिलेगा। इसको धीरे धीरे जो दबाया जा रहा है, इस पे आपकी का एक विचार चाहिए मुझे। इसको लेके हमें विरोध करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। और नेशनल पार्क बचाने के लिए मेरा एक सिंपल सा सवाल है सरकार से। ये सरकार 97 के आसपास थी, जिस समय मुंडे साहब और जोशी साहब हाँ। सीएम और डिप्टी सीएम, हाँ। बराबर है। नेशनल पार्क बचाने के नाम पे सरकार का कई हजार करोड़ रुपया खर्चा हुआ, जो पूरे दामोनगर, गौतम नगर, लहूगढ़ के घर तोड़े गए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, लेकिन नेशनल पार्क के नाम पे उन गरीबों का झोपड़ा तोड़ा गया और सबको सरकार ने, जो 2000 के पहले के रहवासी थे, उनको चांदीवली में जगह दी और वो फ्री में दी। 7,000 रुपया उनसे भरवाई। हाँ। और उनको फ्री में गए। हाँ। इसमें कई हजार करोड़ रुपया खर्चा हो, कोई 100-200 करोड़ की बात। जब इतना खर्चा किया गया, गरीबों की झोपड़े हटाए गए, झोपड़पट्टी से मुक्त किया गया, हाँ। तो उन बिल्डिंग वालों को कैसे घुसने दिया जा रहा है, मेरा ये सवाल है। क्योंकि उस समय भी यही सरकार थी। हाँ। जोशी जी और मुंडे जी थे। हाँ। आज देवेंद्र जी हैं और आज तो सब मिली जुली है। हाँ। पवार साहब भी हैं, सिद्धे साहब भी हैं। हाँ। तो उसको तो घुसने कैसे दिया जाए? आज क्यों नहीं उसको रोका जा रहा? जैसे कहीं ना कहीं किसी, ये जो बिल्डर लॉबी है नेशनल पार्क के पास, आप यहाँ से जाओगे, सिंह स्टेट से कनेक्टेड जो एरिया है, वहाँ पे कई बिल्डर्स को जगह दी गई है नेशनल पार्क के अंदर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको घुसने क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? मेरा सवाल ही इस सरकार से है। ये किस प्रशासन के पास अथॉरिटी है कि नेशनल पार्क की जगह दी जा रही है? ये तो दो ही सरकार है, एक वन विभाग यहाँ का है और संजय गांधी जो महाराष्ट्र के सरकार के उसमें वन विभाग में आता है, और इसमें केंद्र सरकार के बिना यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं होता है। हाँ। एनवायरमेंट की यूनिवर्सिटी लगती है, केंद्र सरकार रहती है, बराबर है। हाँ। तो उसका यूनिवर्सिटी कौन दे रहा है? यहाँ की सरकार देगी, दोनों सरकार दे रही है। दोनों सरकार किसकी है? केंद्र में और राज्य में सरकार किसकी है? एकदम ईमानदार स्वच्छ लोगों की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त करने वालों की सरकार है। इसमें भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? हाँ। मेरा सवाल यही है कि जब गरीबों को हटाया जाता है हाँ। नेशनल पार्क के नाम पे, हाँ।
उनको पर्यायी जगह दिया गया, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके इस सरकार का, मुंबई के इस देश के टैक्स पेयर का पैसा खर्चा करके उनको वैकल्पिक व्यवस्था की गई। तो आज उस बिल्डरों को क्यों घुसने दे रहे? क्योंकि बिल्डर और झोपड़पट्टी वाले अलग अलग है। झोपड़पट्टी वाले गरीब है, बिल्डर उद्योगपति है, माल लेके पहुंच रहे हैं। ये बात है, ये बात है। मेरा सवाल ये है कि क्यों उनको दिया जा रहा है? एक तरफ 1000 करोड़ रुपया, एक तरफ वो मैं देख रहा हूँ आजकल सिट्टी साहब रोज लड़ाई कर रहे, केतकीपाड़ा का रोज शुक्ला कंपाउंड को लेकर शुक्ला कंपाउंड को लेकर लड़ाई लड़ रहे, अकेले लड़ रहे। बीजेपी का कोई सपोर्ट उनको नहीं है, सरकार उनकी है। उनका अभिनंदन भी करता हूँ कि लड़ रहे लोगों को, लेकिन क्यों बिल्डरों के लिए क्यों नहीं कायदा है? मेरा सवाल है कि बिल्डर, वो कौन जैन बिल्डर है, जैन बिल्डर या जो बोलते हैं, क्यों उसको मदद कर रही है सरकार? उनका एमपी, एक्स एमपी, उनका एक्स एमएलए साहब उनके डिप्टी मेयर रहे, नगर सेवक रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, उनके ही रहे। निष्ठा से जो आज उनको साइड में कर दो अलग चीज है। इस सरकार ने, इस पार्टी ने, या जो कुछ उनका पार्टी का अंदरूनी मैटर, उसमें मेरा कोई हक नहीं, मैं बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन जब वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोगों को अधिकार मिले, तो बिल्डर कैसे घुस रहा है? आप झोपड़ा से हटा रहे, झोपड़पट्टी को हटा रहे, लेकिन बिल्डर की एंट्री कैसे हो रही है? यही नहीं, इस तरफ तो आप देख रहे हो। अब थाना से जब नेशनल पार्क की तरफ घुसोगे, वहां भी ऐसा ही है। और लोढ़ा ग्रुप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो नेशनल पार्क के अंदर कई ट्राइब्स रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं नेशनल पार्क के अंदर, जिनका वो लोग 4-5 पीढ़ी से रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी हटाया जा रहा है। मैं तो ही तो बोल रहा हूँ कि गरीब के लिए कायदा है। चाहे आदिवासी 4-5 पीढ़ी के, कई पीढ़ी से। आज जंगल तो आदिवासियों का ही मेन है। जंगल बोले तो आदिवासी का मेन है। जंगल के रहवासी आदिवासी, आदिवासी के सिवा कोई नहीं है। जिसको योगी जी उसको अलग भाषा में बेपढ़ते, अलग भाषा में बोलते हो, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन उनका मूल स्थान वो है। हनुमान जी को भी योगी जी ने आदिवासी बना दिया था। आप सुने होंगे तो सुने होंगे, देखे होंगे। तो जंगल आदिवासियों का, उस जंगल में रहने वाले आदिवासी गरीब हैं, उन गरीबों को भी उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन उद्योगपतियों के लिए कायदा नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उद्योगपतियों के लिए कायदा नहीं, बिल्डरों के लिए कायदा नहीं। बिल्डर जो चाहेगा वो कर लेगा इस सरकार में। इस सरकार में बिल्डर जो चाहेगा वो कर लेगा। आज धारावी का क्या मैटर है? अगर राजीव जी 100 करोड़ रुपए 85 में दिए थे, वहां के लोगों को वहां विकसित किया जाए, वहां के लोगों को वहीं घर बना के दे दो, उनके कायदे नियम जो एफएसआई देना है। लेकिन नहीं, अडानी को देना है। अडानी को डंपिंग ग्राउंड की जगह यहाँ से ले जाके किसी को बुलंद शिफ्ट करने, किसी को दहीसर चेकनाका शिफ्ट करने की बात। तो अडानी को क्या, अडानी ने क्या रखा है? बिना अडानी का भी डेवलपमेंट होगा ना। इसके पहले की सरकारें जो रही है, बिना इन उद्योगपति, बिना बिल्डरों की भी तो डेवलप की है ना। तो अडानी का क्या जरूरत? कहीं ना कहीं महाडा खुद डेवलप करता है। महाडा डेवलप की है, अभी तो महानगर पालिका भी डेवलप करने आ गई। वो भी बिल्डर बन रही है। तो दीजिए ना महाडा के थ्रू, या आपकी स्कीम निकालिए, उनको वहीं पे वहीं कर दीजिए। आप ये भी बोलते हैं कि हम फंड देंगे अगर सोसाइटी खुद डेवलपमेंट करने, वहाँ सोसाइटी बनेगी। राजीव गांधी योजना में, जो प्रधानमंत्री योजना में धारावी प्रोजेक्ट हुआ था, हनुमान नगर में भी आया था। किसी कारण बस रह गया। 95 में वही किरण हिमानी काम पे करके आए थे, लेकिन उन्होंने उस प्रोजेक्ट को किया नहीं, एंट्री करके छोड़ दिया। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर उस चीजों को इस सरकार को भी करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रही हो। तो अडानी अंबानी के चक्कर में पड़ी है। तो बिल्डरों का सरकार, मैं तो बोलता हूँ तो बिल्डरों की सरकार, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों के 30 रुपए का अनाज देके एहसान दिलाएंगे, मुफ्त में राशन दे। 30 रुपए का अनाज देते हैं। 30 रुपए का। तो अभी मैं ये पूछूंगा कि जो आने वाला इलेक्शंस है, उसको लेके आपकी क्या चुनौती रहेगी और आपकी सोच क्या है? चुनाव में जो अजंता जी का या